अब जब हम सबका ध्यान बहुत ही कम समय के लिए किसी चीज में लगता है और ढेर सारा एंटरटेनमेंट हमसे बस एक क्लिक की दूरी पर रहता है, तो हम चाहते हैं कि जो हम देखें वो छोटा हो लेकिन उतना ही अच्छा भी हो। तो आप कुछ बेकार की चीजें भी देख सकते हैं या फिर आप WWE की कुछ 5 मिनट की फाइट्स भी देख सकते हैं। ऐसे मैच जो हो सकता है कि कम समय के लिए चले हों लेकिन उसमें भर भर के एंटरटेनमेंट है। आप जा चुके हैं ना? आपका ध्यान फिर से रील्स में लग गया है ना? एकदम गोल्ड फिश की तरह अटेंशन स्पैन है आपका। मैं हूं एडम पचीटी कल्टोलिक रेसलिंग से और ये हैं WWE के 10 ऐसे मैच जो 5 मिनट से कम चले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द हार्डी बॉयज वर्सेस एज एंड क्रिश्चियन एट किंग ऑफ द रिंग 1999। किंग ऑफ द रिंग 1999 में ज्यादा कुछ शानदार नहीं था। ये एक बहुत बड़ा फेल्योर था, वो भी WWE के सबसे शानदार समय में। ज्यादातर मैचेस बेकार थे और बहुत सारी चीजें उम्मीदों पे खरी नहीं उतर सकी। लेकिन 4 यंग और नए फाइटर्स जो सब पर अपना प्रभाव डालना चाहते थे, उन्होंने शो को उसके कुछ गिने चुने शानदार मौकों में से एक दिया। एज और क्रिश्चियन का हार्डी ब्रदर्स से पहली भिड़त थी और जीतने वालों को आगे जाकर WWE टैग टीम का टाइटल जीतने का मौका मिलने वाला था। इसमें दबाव इस बात का भी था कि ये मैट और जेफ का पहला पे-पर-व्यू मैच था। इस टूर्नामेंट के मैचेस का मतलब था कि पूरे 10 मैचेस के सीरीज होने वाली थी, जिसमें इन 2 टीम्स को कहा गया था कि ये मैच 5 मिनट के अंदर खत्म कर दें। उन्होंने आने वाले कई सालों में इससे अच्छे और लंबे मैच भी खेले होंगे जिनमें अलग अलग चीजें भी दांव पर लगी होंगी, लेकिन ये WWE के डबल्स डिवीजन फ्यूचर की एक अच्छी झलक थी। इस मैच का सबसे बड़ा पल वो था जब जेफ ने पोएट्री इन मोशन मारने की कोशिश की और एज ने जेफ को हवा में ही स्पेयर मारा, लेकिन जेफ ने फिर भी कमबैक किया और ट्विस्ट ऑफ फेट मार के वो मैच जीत भी गए। नंबर 9, द अल्टीमेट वॉरियर वर्सेस द हॉन्की टॉन्क मैन एट समरस्लैम 1988। द हॉन्की टॉन्क मैन को अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ब्रूटस बीफ केक के खिलाफ समरस्लैम 1988 में बचाना तय हुआ था, लेकिन फिर रॉन बेस और उनके भरोसेमंद स्टील स्पर्स ने ब्रूटस को लहूलुहान करके उन्हें खेल से बाहर कर दिया। फिर आईसी बेल्ट को सबसे लंबे समय तक अपने पास रखने के रिकॉर्ड का मजा लेते हुए खुद को एल्विस जैसा मानने वाले टॉन्क ने अपने किसी चैलेंजर के ना होने का कोई दुख नहीं जताया और किसी से भी फाइट करने को कह दिया, यहाँ तक कि उन्हें इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कौन है। इस चैलेंज का जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि द अल्टीमेट वॉरियर थे, जो भागकर रिंग में आए और इस दौरान अनाउंसर हॉवर्ड फिंगर को रिंग एप्रॉन से गिरा दिया और हॉन्की टॉन्क मैन को मात्र 31 अद्भुत सेकंड में हरा दिया। कुछ क्लोज लाइन, एक स्लैम और एक वॉरियर स्प्लैश के बाद द पेंटेड हीरो हमारे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। सबसे लंबे समय तक किसी टाइटल पे किया गया राज सबसे छोटे मैचेस में से एक में खत्म हो गया, लेकिन फैंस को ये मैच इतना छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आए फैंस ये जीत देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। वो जितने खुश घमंडी हॉन्की के घमंड टूटने से थे, उतने ही खुश अपने वॉरियर को टाइटल जीतता हुआ देखकर भी थे। नंबर 8, द किड वर्सेस रेजर रेमन ऑन रॉ। एक हफ्ते पहले डॉइंग द क्लाउन और मिस्टर ह्यूग्स से रॉ में हारने के बाद द किड ने साबित कर दिया कि उनका तीसरा मौका ही उनके लिए लकी था, जब उन्होंने एक शानदार और पूरी तरह से शॉकिंग जीत दर्ज की रेजर रेमन के खिलाफ। किड के जीतने के चांसेस बहुत कम थे, जो अपने नाम के आगे से कामिकाजे और कैनन बॉल को भी खो चुके थे और शायद उन्हें अपना फ्यूचर WWF में सारे मैचेस हारते हुए ही दिखा रहा था। ज्यादातर लोग जो ये मैच देख रहे थे, उन्होंने मान लिया था कि रेजर उन्हें टूथपिक की तरह रगड़ कर थूक देंगे और ये उनके लिए एक रूटीन स्क्वैश मैच ही रहेगा, और ऐसा ही हो भी रहा था। तभी किड ने किसी तरह रेजर से बचकर मूनसॉल्ट बॉडी ब्लॉक मारा और ऐसी जीत पाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये कोई बहुत ही शानदार मैच हो, लेकिन इस सरप्राइज जीत ने को हिलाकर रख दिया और तभी से द किडमैन एक स्टार बन गए। एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था कि द किड जीत सकते हैं और उन्होंने उससे पहले एक भी अच्छी मूव नहीं मारी थी। बस वही एक अंत में मूव मारी जिससे वो जीत गए और इसके कारण ये सब बहुत ही शानदार हो गया। नंबर 7, पेज वर्सेस एजे ली एट समरस्लैम 2014। WWE पर अक्सर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि उनके विमेंस डिवीजन, या अगर आप इसको रेवोल्यूशन से पहले की तरह बोलना चाहें तो डिवास डिवीजन ने कंपनी की फीमेल रेसलर्स को उनके मैचेस में कुछ मिनट से ज्यादा फाइट करने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि ऐसा पे-पर-व्यू के टाइटल मैचेस में भी होता था, इसलिए उनके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो कुछ यादगार पल बना सके, खासकर तब जब उन पर और भी कई तरह की रोक लगी हो। दो डीवा पेज और एजे ली, जो कि अभी तक अपना बड़ा नाम नहीं बना पाई थी, उन्होंने किसी तरह से एक शानदार डिवास चैंपियनशिप मैच समरस्लैम 2014 में खेला। 4 मिनट 55 सेकंड में वो जो कुछ कर सकती थी उन्होंने कर दिया और एक बहुत ही बेहतरीन मैच खेला, जिसको इससे भी फायदा मिला कि उनका मैच दूसरे नंबर पर हुआ, ना कि मेन इवेंट के एकदम पहले वाली बेकार जगह पर, जहां पर अक्सर डिवास के मैच रखे जाते हैं। इन दोनों को एक पर्पस के साथ रेसलिंग करते हुए देखना और एक ऐसा मैच बनाते हुए देखना जिसमें फैंस को भी बहुत मजा आ रहा था, बल्कि ये भी दिख रहा था कि अगर इनको प्रमोट करने में ज्यादा समय और मेहनत की जाए तो ये क्या कुछ कर सकती हैं। और ये भी दिख रहा था कि कैसे WWE कंपनी के अंदर धीरे धीरे विमेंस
रेसलिंग के लिए अपना नजरिया बदल रहा था अपने फ्यूचर स्टार्स के आने से पहले। नंबर 6, द अंडरटेकर वर्सेस रे मिस्टीरियो ऑन स्मैकडाउन। जब कर्ट एंगल को रेसलमेनिया 19 के बाद फाइट करने से रोक दिया गया था तो ब्रॉक लेसनर के पास कोई बड़ा ओपोनेंट आगे आने वाले बैकलैश मेन इवेंट में फाइट करने के लिए नहीं बचा। जब कोई भी ऐसा भरोसेमंद हील रेसलर नहीं मिला जिसे द नेक्स्ट बिग थिंग ने हराया ना हो, तब WWE ने तय किया कि वो पहले की ही तरह ही एक टूर्नामेंट करवाएंगे जिसमें नंबर 1 कंटेंडर तय किया जा सके। वैसे तो टूर्नामेंट ठीक ठाक ही था, लेकिन पहले राउंड में कम से कम एक मैच पेपर पे तो काफी इंटरेस्टिंग था। रे मिस्टीरियो वर्सेस द अंडरटेकर। हाइट, वेट और स्टाइल में इतना बड़ा डिफरेंस और दोनों ही रैंकिंग में जमीन आसमान का फर्क होने के बाद भी ये देखना मजेदार था कि कैसे इन दोनों ने मिलकर ये विश्वास करने लायक मैच बनाया। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए इस मैच को छोटा रखा, ठीक 3 मिनट 23 सेकंड का, जिसमें मास्क मैन उछलते हुए बिग एविल के पैरों पर मारकर उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कुछ विश्वास करने लायक नियर फॉल्स भी थे, जैसे कि टोर्नेडो DDT और 619 के बाद, लेकिन अंत में मिस्टीरियो कमबैक नहीं कर सके और लास्ट राइट पड़ने से हार गए। भले ही वो हार गए हो, लेकिन उन्होंने डेडमैन की रिस्पेक्ट कमा ली अपने हार न मानने की हिम्मत के लिए। और क्या ये आखिर में जीतने जैसा नहीं है? जवाब है नहीं, वो हार गए। नंबर 5, कर्ट एंगल वर्सेस टैज एट रॉयल रंबल 2000। देखिए, भले ही टैज का WWE करियर ज्यादातर पूरी तरह से निराशाजनक और विफल ही रहा हो, लेकिन उनके पास उनका रॉयल रंबल 2000 का डेब्यू हमेशा रहेगा। उस समय किसी से ना हारने वाले कर्ट एंगल के सरप्राइज ओपोनेंट के तौर पे आकर भले ही आधे से ज्यादा MSG की जनता को पहले से ही पता था कि पुराने ECW के चैंपियन ही ये रहस्यमय खिलाड़ी थे, टैज को अपने होम टाउन के फैंस से शानदार रिएक्शन मिला। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी और ह्यूमन सुप्लेक्स मशीन ने ओलंपिक विनर को रस्सी के ऊपर से रिंग के बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उन्हें भी कंक्रीट की जमीन पे सुप्लेक्स मारकर पटक दिया गया। टैज आगे बढ़े और उन्होंने भी अपने कुछ शानदार सुप्लेक्सेस मारे, जिसमें से एक टर्नबकल्स के ऊपर से था और एक था जिसने कर्ट को पलट कर रख दिया। जिसके बाद उन्होंने कर्ट को टैज मिशन में फंसाकर टेक्निकल सबमिशन से जीत पा ली। अपने 3 मिनट 16 सेकंड के मैच में दोनों को अपने स्किल्स दिखाने का पूरा मौका दिया गया था, जिसमें टैज को अपनी पहली ही रात में एक बड़ी जीत मिल गई और इसके अंत ने एंगल को भी एक मौका दे दिया अपने को बचाने का, जिससे कि वो हर सुनने वाले को बता सके कि उन्होंने टैप आउट नहीं किया था, बस वो बेहोश हो गए थे और टैज मिशन एक इलीगल मूव था। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब भी किसी से नहीं हारे थे। नंबर 4, कर्ट एंगल वर्सेस ब्रायन केंड्रिक ऑन स्मैकडाउन। ये मुश्किल तो होता ही होगा कि एक अच्छी कहानी उतने समय में ही सुना दी जाए जितना समय एक कॉफी पीने में लगता है, लेकिन 27 फरवरी 2003 के स्मैकडाउन के एपिसोड में खुशकिस्मती से कर्ट एंगल और ब्रायन केंड्रिक के मैच में काफी सारी कहानी पहले से ही चल रही थी। केंड्रिक कोशिश कर रहे थे कि वो स्मैकडाउन में अपनी जगह बना ले और उन्हें जनरल मैनेजर स्टेफनी मैकमैन ने कहा था कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा अगर वो सिर्फ 5 मिनट WWE चैंपियन के सामने टिक जाए तो। जो कुछ हुआ वो सच में सिर्फ एक लंबा स्क्वैश मैच ही था, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट अपने ओपोनेंट से खेल रहे थे और केंड्रिक को शुरुआत में मुश्किल से कमबैक करने के 1 ही 2 मौके मिले। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया और चैंप उन्हें हराना टालते रहे, केंड्रिक ने काफी हद तक उनसे बदला ले लिया और न सिर्फ उनके सामने टिके रहे बल्कि जान लगाकर उनसे फाइट बैक भी किया। जनता ने भी उनका पूरे मैच में साथ दिया और उन्हें हिम्मत देते रहे कि कुछ असंभव सा हो जाए। बदकिस्मती से स्पैंकी पूरे 5 मिनट तक नहीं टिक सके, लेकिन उन्होंने कर्ट एंगल को इस जीत के लिए बहुत मेहनत करवाई और सिर्फ 2 सेकंड पहले ही हारे। नंबर 3, रॉब वैन डैम वर्सेस टजीरी ऑन रॉ। अगर इन्वेजन से कुछ भी फायदा हुआ है तो वो बस इतना है कि इससे WWE यूनिवर्स को रॉब वैन डैम मिल गए। द होल फ्लिपिंग शो न सिर्फ तेजी से आगे बढ़े बल्कि जल्द ही शुरुआती कुछ महीनों में खुद को स्टार बना लिया और उन्होंने सच में हार्डकोर टाइटल को एक नई ऊंचाई भी दे दी, जिसे उन्होंने बड़ी शान से पहना और उसे डिफेंड करके भी रखा। जहां RVD के पे पर व्यू मैचेस में जेफ हार्डी और क्रिस जेरिको के खिलाफ टाइटल बचाने की सही मायनों में तारीफ की जाती है, वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अक्सर अपने टाइटल को रॉ और स्मैकडाउन में भी दांव पे लगाया है, जिसमें कई सारे छोटे पर रोमांचक मैच हुए। इन सब में सबसे अच्छा उनका और टजीरी का 30 जुलाई 2001 में रॉ के एपिसोड में खेला गया मैच था, जो कि संयोग से ECW के होम टाउन फिलाडेल्फिया में ही हुआ। मिस्टर मंडे नाइट और जापानीज बज़सॉ दोनों के पास निश्चित रूप से एक जैसी ही फाइटिंग स्टाइल थी और एनीथिंग गोज मैच होने की वजह से उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा निकल के बाहर आ रही थी। उस दिन काफी शानदार रेसलिंग, थोड़ी मार्शल आर्ट्स, थोड़ा बहुत हाई फ्लाइंग और बहुत सारी कुर्सियों से की गई पिटाई देखने को मिली। सिर्फ एक कमी रह गई कि ये फाइट 4 मिनट 23 सेकंड चली, मतलब ये सिर्फ 3 सेकंड ज्यादा चल गई, नहीं तो ये 420 होती। समझे आप? RVD 420 सुट्टा। अरे यार, इन्हें कैसे समझाऊं?
नंबर 2, ओवेन हार्ट वर्सेस द 1-2-3 किड एट किंग ऑफ द रिंग 1994। किंग ऑफ द रिंग एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें ज्यादातर बहुत सारे छोटे छोटे मैचेस होते हैं, जो कि इस पर निर्भर करता है कि उनका सेटअप कैसे किया गया है। अगर मान लीजिए कि पे पर व्यू के दिन मैचेस के 3 स्टेज हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि ज्यादातर मैच 10 मिनट से कम ही चलेंगे और काफी सारे मैच 5 मिनट या उससे भी कम चलेंगे। और ऐसे मौकों पे फैंस में कोई उत्तेजना बढ़ा पाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड ओवेन हार्ट और 1-2-3 किड को ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई जब वो 1994 में अपना सेमीफाइनल खेल रहे थे। द रॉकेट ने मैच की शुरुआत सबसे बेहतरीन और खतरनाक बेसबॉल स्लाइड से की और इसके बाद कुछ भी रुका नहीं और दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी उस मैच में, जो कि पूरे बेहतरीन 3 मिनट 37 सेकंड चला। दोनों ने बिना रुके सुप्लेक्स और डाइव्स और कई सारी टॉप रोप मूव्स मारी और साथ ही ये भी ध्यान रखा कि वो कुछ टेक्निकल रेसलिंग और काउंटर भी करें। एक सांस थाम देने वाले मैच में उन्होंने सबको अपना फैन बना लिया और दिखा दिया कि कभी कभी कम असल में ज्यादा होता है, फिर चाहे वो टाइम के सेंस में ही क्यों ना हो। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग एट रेसलमेनिया 33। रेसलमेनिया 20 में ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग ने बहुत ही घटिया मैच खेला, जिसमें दोनों ने ही इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी कि इस मैच के शुरू होने से पहले ही मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आए फैंस बुरी तरह से चिढ़ गए। उनका ये मैच 14 मिनट से थोड़ा कम ही चला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 40 मिनट हो गए क्योंकि ये ड्रीम मैच एक डरावने सपने में बदल गया था। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी कि इतने अच्छे रेसलर्स का मैच ऐसा हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें एक और मौका मिला, वो भी 13 साल बाद सबसे बड़े मंच पर। इस बार लेसनर के साथ इसमें कोई भी रुकावट या बहुत लंबी चलने वाली धक्का मुक्की नहीं होगी, क्योंकि वो घंटों तक खेलने नहीं आए थे और सीधे अटैक करके बेल्ट जीतना चाहते थे। लगातार फिनिशर मारने वाले मैच अब थोड़े पुराने हो गए और अगर मैं अब कोई बैरिकेड तोड़ने वाला मैच देख पाया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सब कुछ पहले से देखा देखा लगने के बावजूद ये मैच एकदम परफेक्ट था। ऐसा मैच जिसमें 85% जर्मन सुप्लेक्स और स्पेयर्स ही मारे गए, फिर भी ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि ये कुछ रिपीट हो रहा है और मैं पूरी तरह इस 4 मिनट 45 सेकंड के मैच से खुश था।